हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मंथली करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस मंथ के वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारा OSS करंट अफेयर का पैकेज एनरोल कर सकते हैं। ये एक ईयरली करंट अफेयर का पैकेज है जिसमें आपको करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। मंथली करंट अफेयर की PDF भी आपको इसी पैकेज में मिल जाएगी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वें व्यास सम्मान से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में KK बिरला फाउंडेशन ने 34वें व्यास सम्मान की घोषणा करी है। 34वें व्यास सम्मान से उत्तर प्रदेश की लेखिका है सूर्यबाला, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेखिका सूर्यबाला को यह सम्मान उनके उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। ये उपन्यास व्यक्ति के परिवार को छोड़कर आर्थिक लाभ के लिए अमेरिका जाने के सपने पर आधारित हैं। इससे पहले अगर हम 33वें व्यास सम्मान की बात करें तो 2023 में हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को उनके लेख यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये पुरस्कार 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। ये सम्मान हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हमको देखने को मिले 2024 में, असेंबली इलेक्शन, जहां पर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है 132 सीट्स। एंड भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं के साथ में एकनाथ शिंदे, जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वे उप मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। एंड अजीत पवार NCP के, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद 2019 में असेंबली इलेक्शन के बाद में वो CM बने थे, लेकिन 80 घंटे के बाद में ही उनको रिजाइन देना पड़ा था। तीसरी बार अभी हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 जीता है? तो दिसंबर 2024 में फीफा ने फीफा अवार्ड 2024 प्रदान किए। वर्ष 2024 में ब्राजील के फुटबॉलर है विनीसियस जूनियर, उनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया है। वहीं स्पेन की फीमेल फुटबॉल प्लेयर है एताना बोनमाती, उनको बेस्ट फीफा वुमेन्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, लगातार दूसरी बार बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है एताना बोनमाती ने। मेंस की बात कर रहे हैं तो विनीसियस जूनियर को यह खिताब दिया गया, ब्राजील के फुटबॉलर हैं। डी आंसर। 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, 21 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस सेलिब्रेट किया गया। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। 2024 में UN द्वारा 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की थी। उद्देश्य क्या है? मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, इनर पीस, ग्लोबल पीस, मेडिटेशन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करना, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की गई और पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2024 में। और इस बार इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स, 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत जो बांध बन रहा है, दोधन बांध, उसका शिलान्यास किया है। ये बांध केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर बनाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें तो इसको मंजूरी मिली थी दिसंबर 2021 में। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा। इस परियोजना की लागत कितनी है? लगभग 44,000 करोड़ है। इस परियोजना का लाभ किस किस को मिलेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र को। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होगा, उसको लाभ मिलेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 2000 गांवों के करीब 7 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी आंसर।
दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है दिसंबर 2024 में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के स्थान पर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान, ये आंसर सही होगा। केरल के राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में हरि बाबू कंभमपति को, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में विजय कुमार सिंह को और मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया है। राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी को पता ही है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिसंबर 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा की गई। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। अभी जो घोषणा की गई है दिसंबर 2024 में 21 भाषाओं में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 3 भाषा उर्दू, डोंगरी और बांग्ला में सम्मान जो है वो बाद में प्रदान किए जाएंगे। हिंदी भाषा की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है नई दिल्ली की कवित्री है गगन गिल। इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। गगन गिल को ये सम्मान उनकी कविता में जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में स्प्रिट नाइट्स उपन्यास के लिए स्ट्रीन किरे को अवार्ड दिया गया। कश्मीरी के लिए बात करें, साइकेट्रिक वार्ड उपन्यास के लिए सोहन कोल को। संस्कृत में बात करें, भास्कर चरितम कविता के लिए दीपक कुमार शर्मा को। सिंधी में पुरजो कहानी के लिए हुंदराज बलवानी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये हिंदी के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया गगन गिल को। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का अमेरिका में निधन हो गया। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1951 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े पुत्र थे ये। भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया था? तो 2023 में। क्लियर? इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन की बात करें तो किस घराने से संबंधित हैं? ये पंजाब घराने से संबंधित हैं। 2024 में फरवरी में 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में उस्ताद जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन से संबंधित अगर बुक की बात करें तो जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक उनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, जिसके लेखक कौन है? नसरीन मुन्नी कबीर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ भारतीय पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। इस पुस्तक को दीपा मलिक ने लिखा है, जिसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया। पुस्तक में दीपा मलिक ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और उपलब्धियों को लिखा है। दीपा मलिक ट्यूमर की वजह से कमर से नीचे लकवाग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता है। दीपा मलिक भारत की पैरा खिलाड़ी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया 26 दिसंबर को। मनमोहन सिंह जी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर रखे हैं। एग्जाम में जाने से पहले वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। पूछा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। इस बुक में उन्होंने अर्थशास्त्री से इकोनॉमिस्ट से राजनेता बनने की अपनी यात्रा और जीवन की कहानी को बताया है। मनमोहन सिंह की बात करें तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे शुरुआत में। ये 1982 से 1985 के बीच में 15वें गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था 1990 से 1991 के बीच में। पहली बार असम से राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बने ये नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में।
इसी दौरान भारत में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति जो है वो लागू की गई थी। इसके बाद 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, 2004 से लेकर 2009 के बीच में और 2009 से 2014 के बीच में भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। 1987 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संबंधित हमने सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ रहे हैं तो चेंजिंग इंडिया इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्रेजी जीके ट्रिक की जो करंट अफेयर की बुक है शंखनाद, उसका अपडेटेड वर्जन दिसंबर 2024 तक का वो लॉन्च हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स की आने वाले 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम है वो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बुक का PDF फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप मात्र 24 रुपीज़ में। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस बुक को प्लान किया है। 30 से ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं एंड टॉपिक्स के बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप टेस्ट लगाकर उस टॉपिक का सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि बुक ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं एंड जिनको लग रहा है कि हम इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक दे रखा है। जिनको बुक ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं एंड जिनको PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांसवा बायरू को फ्रांस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किस देश का? फ्रांस का। फ्रांस की बात करें तो पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। हाल ही में अभी 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो दिसंबर में फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी करी। इस सूची में भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं टॉप 100 सूची में। निर्मला सीतारमण को 28वें स्थान पर रखा है जो कि भारत की वित्त मंत्री है। रोशनी नदार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन और HCL कॉरपोरेशन की CEO है, उनको 81वें स्थान पर रखा है। वहीं किरण मजूमदार शाह जो कि बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है, उन्हें 82वें स्थान पर रखा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो उन्हें 28वें स्थान पर रखा है। बी आंसर। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी कुवैत यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। इनसे पहले यह अवार्ड किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूरोपीय देश मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 105वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यहाँ पर मोल्डोवा की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? देश की चिसिनाउ है। ध्यान रखिएगा, एक यूरोपीय देश है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बना है। ये आंसर। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा की। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद में भारत के जो लेग स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। इस बुक को जून 2024 में लॉन्च किया गया था। ये पुस्तक रविचंद्रन अश्विन ने लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ में मिलकर लिखी है। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो अपने खेल की शुरुआत इन्होंने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ की थी और आखिरी मैच किसके अगेंस्ट खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ रहे हैं तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। ए आंसर। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य नौसैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो स्लिनेक्स 2024 की बात हो रही है तो इसका आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। बी आंसर। 2024 में नौसैन्य अभ्यास स्लिनेक्स का ये 11वां एडिशन था। इस नौसैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य आपसी सहयोग, समन्वय और साझेदारी को बढ़ावा देना। स्लिनेक्स की बात करें तो इस नौसैन्य अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। रिजर्व बैंक के रूप में उनका कार्यकाल जो रहेगा वो 2024 से शुरू हुआ है दिसंबर से, जो 3 वर्षों तक रहेगा। यहाँ पर हमने आरबीआई की बात करी। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसका काम क्या होता है? देश की मौद्रिक नीतियों मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का प्रबंध करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं, 26वें गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा। देखिए फ्रेंड्स, डी गुकेश वर्तमान में वर्ल्ड चेस चैंपियन है, मतलब 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। डी गुकेश मात्र 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड रूस के गैरी कास्पारोव के नाम था। 1985 में उन्होंने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीता था। अभी वर्तमान में दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? डी गुकेश हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब मिला है। इससे पहले विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। 5 बार उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया था। हाल ही में अभी डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं और दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं। सी आंसर। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, किसे सम्मानित किया जाएगा? मिशेल बैचलेट को। चिली के पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख हैं ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता मिशेल बैचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिशेल बैचलेट की बात करें तो ये पुरस्कार उनको जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए उनके किए गए कार्यों के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात करें तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, मिशेल बैचलेट। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? अरेना सबलेंका ने। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा उन महिला टेनिस खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने साल भर में टेनिस स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 में बात करें फ्रेंड्स, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अरेना सबलेंका को। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन का इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 प्रदान किए। वर्ष 2024 में एक भारतीय सहित कुल 6 लोगों को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 प्रदान किए गए हैं। अगर हम एक भारतीय की बात करें तो वो कौन है? माधव गौडगिल हैं। माधव गौडगिल महाराष्ट्र से संबंधित हैं। माधव गौडगिल को भारत सरकार द्वारा सन 1981 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर अगर हम चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण वार्षिक सम्मान है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका के शम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? शम्मी सिल्वा को। डी आंसर। शम्मी सिल्वा को जय शाह के स्थान पर एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह जो है ये वर्तमान में ICC के चेयरमैन है। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें ACC की तो एशिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन है? शम्मी सिल्वा। नेक्स्ट है, भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित अभय सहायेश्वर मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अभय सहायेश्वर मंदिर को ये पुरस्कार कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। इस मंदिर को आधुनिक संरक्षण विज्ञान, मॉडर्न कंजर्वेशन साइंस और
ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के साथ में उपयोग करके वापस से रिकंस्ट्रक्टेड किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। इस कारण से इस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के तंजावुर के निकट थुक्काची गांव में 7 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है और लगभग 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा चोल के पूर्वजों ने कराया था। शिलालेखों से पता चलता है कि कुलोत्तुंग चोल और विक्रमा चोल ने इस मंदिर का रखरखाव किया था। यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये अवार्ड सांस्कृतिक धरोहर स्थलों, कल्चर हेरिटेज साइट के संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। यहाँ पर अभय सहायेश्वर मंदिर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। रातापानी अभयारण्य राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी अभयारण्य को 1976 से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। मार्च 2013 तक इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, परंतु राज्य सरकार ने इसे 2024 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल 8 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। कितने हो गए मध्य प्रदेश में? 8 टाइगर रिजर्व। अगर इन 8 टाइगर रिजर्व की बात करें हम, तो कौन कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और अभी हाल ही में घोषित हुआ रातापानी टाइगर रिजर्व। तो कुल हो गए हैं अब 8। ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत के वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जिन्हें बाघों के संरक्षण, कंजर्वेशन और उनकी प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से स्थापित किया जाता है। टाइगरों की सुरक्षा के लिए भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 57वां टाइगर रिजर्व हाल ही में अभी रातापानी अभयारण्य को घोषित किया गया है। इससे पहले जो 56वां था वो कौन सा था? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या है? तो हम सभी को पता ही है कि 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का मौका और सुविधा मिले। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो 1988 के बाद से हर 1 दिसंबर को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और HIV से पीड़ित लोगों का समर्थन करना, सपोर्ट करना। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का पहला एडिशन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 तक भारत और कंबोडिया के मध्य सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024 आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। ये इसका फर्स्ट एडिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य में रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना। कंबोडिया देश की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? नोम पेन। यहाँ पर भारत और कंबोडिया, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई-बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का PDF आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड PDF आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर,
सभी का PDF आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है तो 100 RGS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया? तो 2024 में हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो 1 से 10 दिसंबर 2024 के बीच में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में इसे सेलिब्रेट किया गया। हॉर्नबिल उत्सव का ये 25वां एडिशन है। इसमें 4 देश वेल्स, अमेरिका, जापान और पेरू सहित 2 राज्य सिक्किम और तेलंगाना पार्टनर थे। हॉर्नबिल उत्सव की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नागालैंड की सभी जनजाति पार्टिसिपेट करती है। इस त्योहार को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत, कल्चर हेरिटेज को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, प्रिजर्व करना और उसे शोकेस करना, मतलब प्रदर्शित करना। तो कहां पर सेलिब्रेट किया गया दिसंबर 2024 में हॉर्नबिल फेस्टिवल को? नागालैंड में। ए आंसर। ध्यान रखिएगा, 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पारंपरिक साड़ी घरचोला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात राज्य की पारंपरिक साड़ी है घरचोला, उसे GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया। साड़ी घरचोला की बात करें तो इसको हैंडीक्राफ्ट के तौर पर GI टैग दिया गया है। ये साड़ी मुख्य रूप से गुजरात में शादी के दौरान पहनी जाती हैं। अभी तक गुजरात के 27 उत्पादकों को GI टैग प्रदान किया गया है, जिसमें से 23 उत्पाद की बात करें तो वो हैंडीक्राफ्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करें जैसे कि तो कच्छ के देशी खजूर, कच्ची खरे, पाटन पटोला, भालिया गेहूँ, इन सभी को गुजरात के ये प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में अभी घरचोला साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया। किस राज्य की पारंपरिक साड़ी है ये? गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। अगला क्वेश्चन है, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? यहाँ पर फ्रेंड्स UNCCD की बात कर रहे हैं हम, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? कुछ खास प्रकार की जमीन होती है जो पहले उपजाऊ और खेती या फिर अन्य उपयोगों के लिए बहुत ही अच्छी थी, पर धीरे धीरे बंजर और अनुपयोगी हो जाती हैं। ये आमतौर पर ऐसे इलाकों में होता है जहां पर पहले से ही पानी की कमी रहती है। ठीक है, हाल ही में अभी 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD COP16 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया। 2 से 13 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनियमित कृषि पद्धतियां, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, इन सबको रोकने के लिए 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में। डी आंसर सही होगा। इस सम्मेलन में कुल 197 सदस्य देशों ने पार्टिसिपेट किया एंड इस मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जैसे कि लैंड रिस्टोरेशन, खराब या बंजर हो चुकी भूमि को फिर से उपजाऊ और उपयोगी बनाना, इसके अलावा सूखे के समय में नुकसान को कम करने और उससे उभरने की ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना। इसके अलावा वुमेन्स लैंड राइट्स, महिलाओं को जमीन पर कानूनी और आर्थिक अधिकार मिले जिससे वे जमीन का उपयोग खेती या फिर अन्य कार्यों के लिए कर सके। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई इस सम्मेलन के दौरान। ध्यान रखिएगा, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD COP16 का आयोजन कहां पर किया गया? सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। यह ब्रिज तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 2.07 किलोमीटर है और इसकी लागत कितनी है? 550 करोड़ में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस पुल का बीच का हिस्सा ऊपर नीचे उठने में सक्षम होता है और इसका उपयोग कब होता है? जब समुद्री जहाज पुल के नीचे से गुजरते हैं तो पुल का हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है?
तमिलनाडु में बनाया गया। डी आंसर। उबर कंपनी द्वारा भारत की किस झील में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है? तो उबर कंपनी ने उबर शिकारा नाम से जम्मू और कश्मीर की डल झील में ये सेवा शुरू की है। किस झील में? डल झील में, जम्मू कश्मीर। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उबर शिकारा। उबर कंपनी द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम का ये उत्सव है। इस उत्सव के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की संस्कृति मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है? टूरिज्म को बढ़ावा देना, इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर की ओर पर्यटन को बढ़ावा देना है। किसके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ए आंसर। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2024 में फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी। ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा 1987 से हर 2 साल में जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़ों को डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो उससे पहले 2 टर्म हमको क्लियर होना जरूरी है, एक फॉरेस्ट कवर और एक ट्री कवर। वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां पर पेड़ों की छतरी मतलब कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक है। वहीं ट्री कवर की बात करें तो ये वह क्षेत्र होता है जहां पर खेतों, सड़कों या फिर अन्य गैर वन क्षेत्रों में पेड़ लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का कुल ट्री कवर कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। कुल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर को मिला लेते हैं तो हो जाता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर रखने वाले 3 राज्यों की। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का देखिए फॉरेस्ट कवर है वहां पर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55,800 वर्ग किलोमीटर के आसपास वहां पर हमको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। तो उस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये टॉप 3 स्टेट आप दिमाग में रखिएगा। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग पूछा है। अगर आपसे परसेंटेज पूछ लेते तो वहां पर देखिए चीजें चेंज हो जाती। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें परसेंटेज के फॉर्म में तो लक्षद्वीप में 91.33% फॉरेस्ट कवर है। सेकेंड नंबर पर आता है मिजोरम 85% के आसपास एंड तीसरे नंबर पर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप जहां पर 81.62% है फॉरेस्ट कवर। तो परसेंटेज में पूछे तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एरिया वाइज पूछे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम। ए आंसर। NHRC की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देश में मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना। NHRC के अध्यक्ष का चयन जो होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति के माध्यम से होता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था? तो भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्याम बेनेगल ने डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, जिसमें से मंथन, भूमिका द रोल, जुनून, आरोहण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेल डन अब्बा,
ये सारी फिल्में शामिल हैं। भारतीय फिल्म में उनके योगदान के लिए श्याम बेनेगल को 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2005 में। 1976 में इन्हें पद्मश्री, 1991 में इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है। 2005 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा बुक चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी गई है? तो भारत मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में अभिजीत बनर्जी ने कैसे भारतीय पकवान भारत के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़ते हैं, इसके बारे में बताया है। बनर्जी ने भोजन की कहानियों के जरिए ये दिखाया है कि अर्थशास्त्र संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई बुक लॉन्च की गई। कौन सी? चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है, किस राज्य में हर साल रण उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले के धोडो गांव में रण उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव का आयोजन दिसंबर 2024 में किया गया। गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कच्छ के सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना, भारत के इस क्षेत्र को दुनिया भर में पहचान दिलाना। किस राज्य में हर साल रण उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात के कच्छ जिले के धोडो गांव में। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दिसंबर मंथ में ही चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत 4 कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया। इसमें कलाम रत्न पुरस्कार की बात करें तो निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए नीरजा चौधरी को यह सम्मान दिया गया है। किसको? नीरजा चौधरी को। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किसान पुरस्कार की बात करें तो कृषि के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रीतम सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। कृषक उत्थान पुरस्कार डॉक्टर फिरोज हुसैन को दिया गया। वहीं सेवा रत्न पुरस्कार जो है ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया। तो 4 अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। अगर हम बात करें कलाम रत्न पुरस्कार की तो वो दिया गया नीरजा चौधरी को, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने संजीवनी योजना की शुरुआत करी है? तो नई दिल्ली सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत करी है। आम आदमी पार्टी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। संजीवनी योजना एक प्रकार की स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी शुरू करी। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ साथ अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना भी लॉन्च की गई। इस योजना की बात करें तो इसके माध्यम से राज्य सरकार ने दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा इस योजना के तहत उठाने का फैसला किया है। मतलब ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये दोनों योजना भी काफी चर्चा में रही। ध्यान रखिएगा, संजीवनी योजना की बात हो रही है यहाँ पर, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दिसंबर 2024 में हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? जस्टिस जीएस संधवालिया को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह सम्मान पब्लिक लीडरशिप के लिए दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। इस अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड पब्लिक सर्विसेज या फिर एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 एस जयशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए अब खुल चुका है। देश के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम अभय प्रभावना रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। इस डिजिटल म्यूजियम को फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ने बनाया है। इस म्यूजियम में जैन धर्म के इतिहास और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का इतिहास दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम
अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एम.टी. वसुदेव नायर का निधन हो गया। एम.टी. वसुदेव नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो किस भाषा के साहित्यकार थे? मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार। एम.टी. वासुदेव नायर की बात करें तो उपन्यास कालम के लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ इन्हें 1995 में मलयालम साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो काफी जाने मानी हस्ती एम.टी. वासुदेव नायर का निधन हो गया। किस भाषा के साहित्यकार थे? मलयालम भाषा के। हाल ही में किस देश ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है। ये पक्षी 240 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है। बोल्ड ईगल को अमेरिका प्रतीक के रूप में 200 से अधिक सालों से इस्तेमाल किया जाता था, परंतु उसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी नहीं माना गया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। तो अमेरिका देश ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया है। सी आंसर। प्रधानमंत्री ने चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत करी। चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दिसंबर मंथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर से चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत करी है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की कुल लागत 72,000 करोड़ रुपए है, जिसे मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए साझा करेंगे। इस परियोजना के तहत 21 बांध और बैराज बनाए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान की लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसी के साथ साथ ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। तो चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। बी आंसर। दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? तो 17 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से जुड़े इन विधेयक को 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? भारत के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना। ध्यान रखिएगा, इस विधेयक को किसके द्वारा पेश किया गया लोकसभा में? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्वालियर में आयोजित तानसेन सम्मान के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 के लिए तानसेन सम्मान प्रदान किए। 2023 का ये सम्मान दिया गया है प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को। किसे दिया गया? पंडित स्वपन चौधरी। बी आंसर। पंडित स्वपन चौधरी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। इन्हें 2019 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री भी दिया गया था। तानसेन सम्मान की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो सुशासन सप्ताह की बात करें 2024 में तो 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में इसे आयोजित किया गया। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में देश के 700 से ज्यादा जिलों में इसे चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लोक शिकायतों के प्रभावी और सेवा वितरण में सुधार से नागरिकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना। तो गुड गवर्नेंस वीक 2024 में कब से कब तक मनाया गया? 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में बात करें तो दुनिया की 8 महान शक्तियों को शामिल किया गया। इन देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस लिस्ट में भारत की बात करें तो भारत को 5वें स्थान पर रखा है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर रूस है। भारत को रैंक दी गई है 5th। डी आंसर। इनमें से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 की विजेता है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की बात करें तो इसका फाइनल मुकाबला हुआ था मध्य प्रदेश और मुंबई क्रिकेट टीम के बीच में। फाइनल मुकाबले में मुंबई ने मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम को हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो इस बार इसका ये 17th एडिशन था। विनर कौन रहा है? मुंबई रहा है और रनरअप कौन रही है? मध्य प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है
जिसकी शुरुआत 2006-2007 में हुई थी। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके पिछले एडिशन की बात करें 2023-24 की, तो उसका विजेता कौन रहा था? पंजाब रहा था। 2024-25 के एडिशन का विजेता कौन रहा है? मुंबई रहा है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में उत्तराखंड में किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों से रिलेटेड शुभंकर, लोगो, एंथम, जर्सी और मशाल को लॉन्च किया है। अगर हम शुभंकर की बात करें तो शुभंकर का नाम क्या है? मोनाल है। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, मोनाल। अगर हम इससे पहले बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों की, तो उसका आयोजन किया गया था गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दिसंबर 2024 में पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा आदिवासी कलाकार जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें कब दिया गया था पद्मश्री? 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। जोधैया बाई की बात करें, इन्होंने अपनी कला चित्रकारिता से बेगा आदिवासी कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जोधैया बाई की पेंटिंग भारतीय परंपरा में देवलोक की परिकल्पना, भगवान शिव और बाघ पर आधारित हैं। इसी के साथ साथ इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के महत्व को भी दिखाया गया है। इन्हें 2022 में नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, उस समय के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद के द्वारा। अभी पूछा जा रहा है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्मश्री दिया गया था? तो 2023 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। जियो साइंस म्यूजियम में 2 गैलरीज बेसिकली बनाई गई हैं। एक में अर्थ की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी बताई गई है। दूसरी गैलरी में ह्यूमन सिविलाइजेशन और उससे जुड़े डेवलपमेंट को बताया गया है। तो भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस थीम का उद्देश्य क्या है? प्रवासी जो है, माइग्रेंट्स जो है, उनके योगदान को पहचानना और उनके अधिकारियों का सम्मान सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया? तो दिसंबर 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो हरियाणा की पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, इसके ये प्रमुख थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे हैं। पहली बार 1989 में वो मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार बारी योजना शुरू की। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लार बारी योजना शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना।
इस योजना से राज्य के लगभग 28 लाख लोगों को फायदा होगा। योजना के माध्यम से गरीब के अकाउंट में आवास निर्माण के लिए लगभग 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। किससे संबंधित है? बांग्लार बारी योजना हाउसिंग कंस्ट्रक्शन आवास निर्माण से संबंधित है। किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंदाना ने 2024 का चौथा शतक लगाते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यहाँ पर स्मृति मंदाना बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। मानव अधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को अपनाया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट है, इनमें से किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। हम सभी को पता ही है कि हाल ही में अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ पर हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो दूसरी बार ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है। बीमा सखी योजना भारत की जीवन बीमा निगम LIC की पहल है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इस योजना का और मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना। 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। तो कहां से शुरू किया गया? पानीपत, हरियाणा से। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। कहां पर? ब्राजील में। 24 जून से 25 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। 2027 में जो ये आयोजन होगा फीफा फुटबॉल विश्व कप का, ये महिला विश्व कप का 10वां एडिशन होगा। इसमें कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम, तो हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 2023 में इसके 9th एडिशन का आयोजन किया गया था और होस्ट कंट्री कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थी। और चैंपियन कौन बना था इसका? स्पेन बना था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच में फाइनल हुआ था और स्पेन ने इस खिताब को अपने नाम किया था। यहाँ पर फ्रेंड इसके साथ साथ ही ध्यान रखिएगा 2030 और 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप के मेजबान देश कौन से होंगे, इसकी भी फीफा ने घोषणा करी है। 2030 में फीफा का जो आयोजन होगा वो स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को में किया जाएगा। ये फुटबॉल विश्व कप का 24वां एडिशन होगा, पुरुष फुटबॉल विश्व कप का। वहीं 2034 में इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में पुरुषों का, वो आयोजित होगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ पर पूछा जा रहा है फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना को मंजूरी देते समय सरकार ने हाल ही में ये घोषणा भी करी है कि 2025 में सरकार बनने पर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा। दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ही देखिए इस स्कीम की, इस योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेटुम्बो नंदी नदेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई है? तो नामीबिया की वाइस प्रेसिडेंट नेटुम्बो नंदी नदेत्वा को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। यहाँ पर नामीबिया बिल्कुल सही आंसर होगा। नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का देश है जिसकी कैपिटल क्या है? विंडहॉक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस DTH चैनल का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए PM-E विद्या DTH चैनल का शुभारंभ किया है। PM-E विद्या, डी आंसर यहाँ पर सही होगा।
ये जो चैनल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना है। PM ई विद्या, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो किस स्थान पर मध्य प्रदेश के सांची में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। महाबोधि महोत्सव बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसका उद्देश्य क्या है महोत्सव का? भगवान बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को दुनिया भर में प्रचार प्रसार करना। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड्स? सांची में सेलिब्रेट किया गया। बी आंसर। नवंबर 2024 में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में कितने मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो नवंबर मंथ 2024 में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 98 मिलियन $US का समझौता किया है, लगभग 813 करोड़ का। इस ऋण का इस्तेमाल भारत सरकार जो है बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सुधार करने के लिए करेगी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 98 मिलियन $। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और सोमाशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्लामाला को विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? किस राज्य में? तेलंगाना में। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में 2 पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है। ये दोनों परियोजना कौन कौन सी हैं? रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और सोमाशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्लामाला। हम सभी को पता ही है कि रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में स्थित है और 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 39वीं साइट से ये यूनेस्को की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है ये हरिमऊ शक्ति अभ्यास। हरिमऊ शक्ति 2024 की बात करें तो सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का ये 4th एडिशन था, जो कि 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य में रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना। हरिमऊ शक्ति, ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के मध्य सैन्य अभ्यास है। भारत और मलेशिया के बीच में जो सेना के मध्य अभ्यास होते हैं, नौसेना के मध्य जो अभ्यास होता है वो है समुद्र लक्ष्मण। वायुसेना के बीच में जो अभ्यास होता है वो है उड़ान शक्ति। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मलेशिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को हेरिटेज टूरिज्म के लिए एक प्रमुख शीर्ष डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में हमको कई पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर मंदिर, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नेओरा वैली नेशनल पार्क, शांति निकेतन। ऐसे कई टूरिज्म स्पॉट हमको देखने को मिलते हैं। लगातार पश्चिम बंगाल धार्मिक स्थलों और धरोहर स्थलों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ही यूनेस्को ने भारत के पश्चिम बंगाल को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट के तहत भारत का विदेशी कर्ज जो है साल 2023 में $646 बिलियन रहा है। 2022 की तुलना में यह $31 बिलियन बढ़ा है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट हर साल विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट बताती है कि कौन कौन से देश किन किन देशों से कर्ज ले रहे हैं और इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है, तो 646 अरब अमेरिकी डॉलर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा PDF में, मंथली करंट अफेयर PDF में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा करंट अफेयर का एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है। उस पैकेज में आपको सभी मंथ की मंथली करंट अफेयर PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें ई-बुक भी मिल जाती है आपको हर मंथ वाइज। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाते हैं, मैराथन की PDF मिल जाती है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने करंट अफेयर का एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज आपके लिए प्लान कर रखा है, जिसको लेने के बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। इधर उधर कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही पैकेज में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है।
तो आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस पैकेज को एनरोल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।